गुमराह एपिसोड 185। ब्रीफकेस हाथ में लेकर मैंने टैक्सी को रुकने के लिए कहा और उस मकान तक जा पहुंचा जहां वो दोनों उतरे थे। दस्तक देने पर एक बच्चा बाहर निकला। वो बोला, आपको किससे मिलना है? मैं इरफान साहब से मिलना चाहता हूँ। वो घर पर हैं? वो तो मेरे अब्बू हैं। आपका क्या नाम है? करीम नवाज। उन्हें बता दो। लड़का फौरन ही वापस गया। मकान 2 मंजिला था, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था और मालूम ये होता था कि उन लोगों की रिहाइश निचली मंजिल में है। कोई 2 मिनट बाद एक साहब विलायती सूट में मलबूस बड़े तम तराक से बाहर आए। उम्र उनकी यही कोई 35 साल होगी। सेहत उनकी बहुत उम्दा मालूम होती थी। हैरत की बात यह थी कि उस वक्त वो कोट के नीचे पिस्तौल लगाकर बाहर आए थे। शायद वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो उस लिबास में खासे वजादार दिखाई देते थे। जी फरमाइए, मेरा ही नाम इरफान है। ओह, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई साहब। बात दरअसल ये कि रात एक साहब मेरे साथ यहाँ तक आए थे। उनका नाम वकास है। उनकी ऐनक मेरी गाड़ी में रह गई थी, वो मैं वही देने आया हूँ। वकास? इस नाम का तो कोई आदमी यहाँ नहीं आया। मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है। जी नहीं, वो आपका ही नाम ले रहे थे और मेरे सामने इस दरवाजे में दाखिल हुए थे। रात मेरे यहाँ 2 मेहमान आए तो थे, कोई 2 बजे। मगर उनका हुलिया क्या था? मैंने तफसील से उसे हुलिया बता दिया। हैरत है, उनमें से एक का नाम सफदर था और दूसरे का नाम सफीर हुसैन। मगर वो तो सुबह 9 बजे यहाँ से चले गए थे। उन्हें कहूटा जाना था। तो इसका मतलब है उन्होंने मुझे अपना सही नाम नहीं बताया। आपके दोस्त थे वो? जी हाँ, मेरा ख्याल है वो आपका भी जिक्र कर रहे थे। आपका नाम सरदार करीम नवाज है ना? जी हाँ, यही मेरा नाम है। तो अंदर तशरीफ लाइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं? वो आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। आप गालिबन उन्हें स्टेशन पर मिले थे और शायद उनके ब्रीफकेस पर भी आपने अपना दावा जताया था। जी हाँ, ऐसे ही मजाक किया था मैंने उनसे। मगर मुझे हैरत है कि उन्होंने अपना नाम मुझे गलत क्यों बताया। मैंने दरवाजे के अंदर कदम डालते हुए कहा। वो मुस्कुराने लगा। आप दिलचस्प आदमी हैं, आए बैठे। उसने मेरे लिए अपनी बैठक खोल दी। ठंडा लेंगे या गरम? वैसे मौसम तो ठंडे का क्या है। तकलीफ ना करें, मैं बस अभी चला जाऊंगा। ये रही उनकी ऐनक। मैंने अपनी ऐनक निकालकर उसके सामने रख दी। मेरा ख्याल है अब वो शायद सीधे वहां से लाहौर जाएंगे। आप ऐनक बहरहाल दे जाएं, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। आप कहीं जा रहे थे? जी हाँ, मैं दरअसल खुराना जा रहा हूँ। वहां आज एक जलसा हो रहा है, मैं उसमें शिरकत करूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन कौन आ रहा है वहां? उसमें बड़े बड़े लोग आएंगे। उसने ऐनक को बगौर देखते हुए कहा। फिर जरा तौक़ुफ़ के बाद बोला, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ सरदार साहब कि उन दोनों के पास अपनी ऐनकें मौजूद थीं। जब वो टैक्सी में बैठे तो दोनों ने ऐनकें पहन रखी थी। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये ऐनक उनकी है? मेरा ख्याल है आपको गलतफहमी हुई है। ये मेरी गाड़ी में पड़ी थी और उन्हीं की हो सकती है, क्योंकि और तो कोई आदमी उसमें बैठा नहीं। इतने में उसका बेटा बर्फ लगी 2 सोडे की बोतलें लेकर अंदर आ गया। ले, ये पिए, बोतलें खासी ठंडी हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी। वैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो दोनों आदमी क्या काम करते हैं? दोनों इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हैं। एक की दुकान शादमान में है और दूसरे की गुलबर्ग में। पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझसे शायद जलीस ने कहा था कि वो कॉस्मेटिक्स का काम करता है। उसकी दुकान में कॉस्मेटिक्स की चीजें भी रखी हैं। वैसे ज्यादा काम वो रेडियो और टीवी रिपेयरिंग का करता है। वो इतनी दूर से जलसा देखने के लिए यहाँ कैसे आ गए? ऐसे जलसे तो लाहौर में भी अक्सर होते रहते हैं। बस जी, शौक की बात है। फिर पार्टी से उनका ताल्लुक का भी मामला है। पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आप उनके बारे में ऐसे सवालात क्यों पूछ रहे हैं। कोई खास वजह इसकी? वजह तो कोई नहीं। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए। मुझे इजाजत दें। मैं जैसे ही कुर्सी से उठा, जाने आलम का पिस्तौल मेरे नेफे से खिसक कर मेरे पाँव में जा पड़ा। अलबत्ता अभी वो शलवार के अंदर ही था। मैं फौरन ही दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। वो मेरी इस कैफियत को समझ गया। जब मैं पिस्तौल को शलवार के पांचे के अंदर ही अंदर हाथ डालकर ऊपर खींचने लगा तो वो मेरी उस हरकत को बड़ी गहरी नजर से देख रहा था। पर वो बोला कुछ नहीं। अलबत्ता उसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। आप जरा देर के लिए बैठे, मैं फोन पर मालूम करता हूँ कि वो लोग अगर पिंडी में है तो आपसे मिलने के लिए फौरन वापस आ जाएं। मेरा ख्याल है वो अभी सदर में ही होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मालूम कर लें, मैं इंतजार कर सकता हूँ। वो उसी वक्त सहन की तरफ निकल गया। कोई बहुत बड़ी साजिश थी जिसके रास्ते में मैं रुकावट बन रहा था कि चक खुराना के उस जलसे में वो किसी बदनसीब को तबाह करना चाहते थे और इरफान उस साजिश की एक अहम कड़ी था। उसके दूसरे मोहरे भी मौजूद थे मगर वो अभी तक पसे पर्दा थे। जरूरी नहीं था कि वो सबके सब बेनकाब हो जाते। वो बड़े ही मोहतात लोग थे। एक एक बात बहुत सोच समझ कर करते थे और वक्त मेरे पास बहुत ही कम रह गया था। मुझे अभी तक ये मालूम नहीं हो सका था कि मैं करूं तो क्या करूं। मैं महज एक मफरूजे की बिना पर उनके पीछे लग गया था और अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। बज़ाहिर वो बहुत ही बेखबर लोग दिखाई देते थे, मगर साजिश किसी बहुत ऊंचे दर्जे पर इस तरह सोची गई थी कि उस पर अमल दरामद का सारा काम उन जैसे छोटे लोगों पर डाल दिया गया था।
اور وہ اتنے محتاط تھے کہ کسی کے سامنے منہ نہیں کھولتے تھے. انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا, مگر میں ان کے اندر کیسے جھانک سکوں گا؟ ابھی تک تو مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا تھا. فون کسی دوسرے کمرے میں پڑا تھا. بظاہر وہ گھر بہت معمولی سا دکھائی دیتا تھا, لیکن وہاں فون کی سہولت مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ عرفان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. میں نے نیفے میں اڑسا پستول نکال کر بریف کیس میں بند کر لیا اور اپنا خاص پستول دیکھ بھال کر اس طرح ہاتھ کے نیچے رکھ لیا کہ میں اسے کسی بھی لمحے بروئے کار لا سکتا تھا. اگلے لمحے کا مجھے قطعاً کوئی بھروسہ نہیں تھا. ممکن تھا کہ عرفان اپنے اصلی رنگ و روپ میں ظاہر ہو جائے. اسے یقین آنے لگے کہ میں کسی خاص مقصد کے تحت اس کے پاس پہنچا ہوں, اور وہ مقصد تھا بھی بہت اہم. مجھے اس جلسے میں شریک ہونے والے ایک بہت بڑے آدمی کی زندگی بچانی تھی. ایک ایسے آدمی کی زندگی جو مہربان ہو کر میری مشکل آسان کر دے. میں اس سے یہی بھیک مانگ سکتا تھا, مگر بات اتنی آسان نہیں تھی. یار لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر جال تیار کیا تھا. اگر وہ سازش کامیاب ہو گئی تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس میں عرفان جیسا آدمی بھی شامل تھا, اور لاہور سے 2 الیکٹریکل انجینئر بھی اس کے لیے بلوائے گئے تھے. ہاں, صرف ایک میں ہی ایسا آدمی تھا جسے اب سب کچھ معلوم ہو چکا تھا, مگر ان کے اصلی شکار کو میں ابھی تک جان نہیں سکا تھا. عرفان کو 15-20 منٹ بعد واپس آیا. اس کا چہرہ تمتما رہا تھا. وہ بھی واپس آ رہے ہیں. ان سے میری فون پر بات ہوئی ہے. وہ صدر میں تھے, آ ہی رہے ہوں گے. چلے, اچھا ہے کہ ان سے یہی ملاقات ہو جائے گی. ویسے انہیں حیرت تو ضرور ہوئی ہوگی. جی ہاں, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ان کی اینکیں تو ان کے پاس ہیں. پھر آپ کے یہاں آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ سے خود ملنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہوا جناب. لے, یہ سگریٹ پئیں. میں نے پیکٹ اس کے سامنے ڈال دیا. سوچ ہم دونوں کی ایک ہی ڈگر پر چل رہی تھی, مگر نہ وہ اپنے پتے دکھا رہا تھا اور نہ میں. ابھی کو 10 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی اور کوئی آدمی تیزی سے ڈیوڑی عبور کر کے صحن میں پہنچا. وہ خاصا لہیم شہیم آدمی تھا جس نے سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی. گلے میں اس کے سونے کی زنجیر ڈلی تھی اور اس کا چہرہ مجھے کسی خبیث کا چہرہ معلوم ہوتا تھا. بڑی بڑی مونچھیں اور سر کے بال گھنگریالے اور گھنے. رنگ اس کا سرخ و سفید تھا. پاؤں میں اس نے سفید رنگ کے بوٹ پہن رکھے اور اس کی کلائی میں سنہرے ڈائل والی گھڑی تھی. میرا خیال ہے کہ وہ اپنی قمیض کے نیچے ریوالور باندھے ہوا تھا. جیسے ہی اس نے بیٹھک کے دروازے کی جالی پیچھے ہٹائی, اس کا بایاں پہلو زیادہ وزنی معلوم ہوا. اس کے پستول کا ابھار نمایاں ہو گیا تھا. عرفان صاحب, آؤ, میں تمہارا انتظار کر رہا تھا. مرشد, ان سے ملو. یہ سردار کریم نواز صاحب ہیں, ہمارے نئے مہربان. عرفان کے لہجے کا طنز میری سمجھ میں آ رہا تھا. وہ آدمی تیزی سے اندر آیا مگر مسکرایا نہیں. مجھے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ عرفان کی طرف گھوم گیا. آپ ابھی تک یہاں ہیں عرفان صاحب, گئے نہیں؟ ان کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی. یہ ایک اینک لائے ہیں. اوئے, تو کیا مصیبت ہے بھائی؟ مان نہ مان, میں تیرا مہمان. ہماری کوئی اینک شانک گم نہیں ہوئی. شاید تیری ہی نظر کمزور ہو گئی ہے. آخر تیرے یہاں آنے کا مطلب کیا ہے یار؟ تو چاہتا کیا ہے میاں؟ اس آدمی نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا. ہاتھ اس کا پہلو کے ساتھ لگ گیا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں پستول باہر نکال سکتا تھا. یہی بات تو میں عرفان صاحب سے پوچھنا چاہتا تھا پہلوان. اچھا ہوا کہ تم نے یہ سوال خود ہی پوچھ لیا. آخر اس جلسے میں اتنے دھوم دھڑکے سے جانے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی تو یہی بات پوچھ رہا ہوں. میں نے اپنی ٹانگیں سامنے رکھی میز پر پھیلاتے ہوئے کہا. بات اب زیادہ واضح ہونے کے قریب آ گئی تھی. اوے, تو ہوتا کون ہے آخر؟ تیرا واسطہ کیا اس معاملے سے؟ تجھے کس سالے نے یہاں بھیجا ہے؟ بات یہ ہے پہلوان کہ تم ذرا میرا یہ کارڈ دیکھ لو. میرا نام جان عالم ہے. یہ دیکھو کارڈ. میں نے جان عالم کا کارڈ اس کے سامنے لہرایا. میں CID انسپیکٹر ہوں, سمجھتے ہو نا, اور میرا خیال ہے تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو وہ مجھے معلوم ہو چکا ہے. بہتر ہے کہ تم اس کا اقرار کر لو, ورنہ میں تم دونوں کو تھانے لے جانے پر مجبور ہوں. ان دونوں کا بندوبست تو میں کرایا ہوں. وہ دونوں اس کارڈ کو دیکھ کر پریشان ہو گئے. وہ اس مرحلے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے, مگر اس آدمی کے چہرے پر تحیر نہیں تھا. وہ بڑی تن فن سے بولا. تم بکواس کرتے ہو. جان عالم کو تو ڈسمس ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. تم کوئی ڈبل کراس قسم کے لفنگے ہو. یہ کہہ کر اس نے جیب سے ایک دم پستول نکال لیا, مگر میرا ہاتھ زیادہ تیزی سے چلا اور میں نے اپنا چپشا نکال کر اس کے پستول والے ہاتھ پر اس طرح مارا کہ اس کا ہاتھ ایک دم اپنی گرفت کھو بیٹھا اور اس کا پستول نیچے جا گرا. لیکن اس ذرا سی مہلت سے فائدہ اٹھا کر عرفان نے مجھ پر پستول تان لیا. ہاتھ اوپر مت اٹھانا ورنہ اچھا نہیں ہوگا. اس کی غضبناک آواز سنتے ہی مرشد نے تیزی سے پاؤں کی ٹھوکر میرے ہاتھ پہ ماری اور خود وہ پورے قد سے اچھل کر مجھ پر آن پڑا, اس طرح کہ اس نے میری بغل میں سر دے کر دونوں ہاتھوں سے میری دائیں کلائی پھیر کر دیوار کی طرف کر دی. میں نے چاہا کہ بائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبا دوں, مگر عرفان نے میری یہ کوشش ناکام بنا دی. اس نے میرا بایاں کندھا پکڑ کر میرا بازو بیکار کر دیا. مرشد اپنے پورے وزن سے مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا. پستول دونوں کے ہاتھ میں نہیں تھے. عرفان نے شاید اسے پھر جیب میں ڈال لیا تھا. ایک زبردست جھٹکے سے مرشد نے میرا پستول ہاتھ سے چھڑا دیا, مگر اسے اٹھایا نہیں, دری پری پڑا رہنے دیا, یہاں تک کہ اس کے اور میرے وزن سے کرسی الٹ کر دیوار کے ساتھ جا لگی. پھر وہ دونوں مجھے کرسی سے کھینچ کر آگے لے آئے. اب ہم تینوں ہی غیر مسلح تھے اور وہ دونوں میرے بازو کو شل کرنے پر تلے ہوئے تھے.
मुर्शिद ने यूं किया कि एकदम मेरी छाती पर चढ़कर बैठ गया। अब मेरे दोनों बाजू फर्श पर लगे थे और उन पर इरफान ने पांव रख दिए थे। जैसे ही मुर्शिद मेरे सीने पर बैठा, मैंने पांव जमीन पर जमाकर उसे कुछ इस तरह सर के ऊपर से उछाला कि वो गिरी हुई कुर्सी पर सर के बल जा गिरा। मेरे बाजू इरफान के हाथ से छूट गए। मुझे यूं आजाद होते देखकर इरफान ने फिर पिस्तौल निकाल लिया। अभी मैं संभल भी ना पाया था कि वो गुर्राया, तेरी मौत आई है मेरे हाथों, इसे छील दे मुर्शिद, मार खंजर इसके सीने में, गोली चली तो घर में कोहराम मच जाएगा। उसने पिस्तौल मुझ पर तान रखा था और वो मुर्शिद के उठ जाने का इंतजार कर रहा था। मगर जैसे ही मुर्शिद उठने लगा, मैंने पूरी कुव्वत से पांव की ज़रब उसकी कमर पे दे मारी। पता नहीं क्या हुआ, वो बिलबिलाकर दोहरा होने लगा। इरफान के लिए सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने जानबूझकर मेरी टांगों पर गोली चला दी, मगर उसका निशाना खता गया। मैं एकदम उछलकर उस पर जा पड़ा, इस तरह कि उसे दूसरा निशाना लेने का मौका ही ना मिला। मगर ये मेरी जबरदस्त गलती थी, क्योंकि वो मुर्शिद के अक़ब में खड़ा था। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे मुर्शिद ने टांगों की कैंची मारकर इस तरह जकड़ा कि मैं इरफान को नीचे गिराने के बजाय खुद उसके शिकंजे में फंस कर रह गया। उसने कैंची का दाव इस तरह लगाया था कि मैं खुद को खड़ा ना रख सका, और उस जरा सी मोहलत से फायदा उठाकर इरफान ने पिस्तौल का दस्ता मेरे सर की पुश्त पर इतनी कुव्वत से मारा कि मैं सुन होकर रह गया। मेरे हवास मुअत्तल हो गए। फिर मुझे किसी बात का भी होश ना रहा। उसने बहुत कारी ज़रब लगाई थी। गोली की आवाज सुनकर उसके घर वाले दरवाजे तक आन पहुंचे थे। मैं उन्हें पूरी तरह देख नहीं सका था कि मेरे होश ही जाते रहे। मेरी बेहोशी कुछ ज्यादा देर तक जारी नहीं रही, क्योंकि जब मैं अपने हवासों में आया तो उस वक्त धूप का रुख ये बताता था कि दिन का 1 बज रहा है। मेरी घड़ी मेरी कलाई पर बंधी थी, मगर मैं उसे देख नहीं सकता था, क्योंकि मेरे दोनों हाथ कमर के पीछे बंधे हुए थे। उस वक्त मैं एक छोटे से कमरे में पड़ा हुआ था, जिसका फर्श नंगा था और जिसमें घर का काट कबाड़ भर दिया गया था। उन लोगों ने मेरे हाथ पांव मजबूत रस्सी से बांध दिए थे। कमरे का दरवाजा मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक बाहर से बंद कर दिया गया था। इतनी बात जरूर थी कि मैं अगर कोशिश करता तो अपने पांव पर खड़ा हो सकता था। रोशनी उस कमरे में जरूरत से ज्यादा ही आ रही थी। तब मुझे महसूस हुआ कि मैं घर की दूसरी मंजिल पर कैद किया गया हूँ। पता नहीं उन्होंने मुझे सीढ़ियों पर से किस तरह गुजारा होगा। बाजू मेरे कमर के पीछे बांध दिए गए थे, जिनके जकड़बंद में किसी भी तरह नहीं खोल सकता था। खुद वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए थे। दरवाजे के बाहर किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं हो रही थी। कमरे में एक पुरानी तर्ज की अलमारी रखी थी, जो किसी खिड़की के सामने खड़ी थी। उस पर एक छोटा सा रोशनदान था। सामने के दरवाजे पर भी एक रोशनदान मौजूद था, मगर वो दोनों इतने छोटे थे कि उनमें से मेरा गुजर जाना मुमकिन नहीं था। मैं खड़ा हुआ, मगर उस रस्सी की वजह से कदम उठाना मुश्किल नजर आता था। फिर भी मैं उछल कर दीवार के पास जा पहुंचा। दरवाजे के बाहर कोई आदमी मौजूद नहीं था। सहन खाली पड़ा था। उस दरवाजे की दरअसल मुझे यही बताती थी। घड़ी वो खुदा जाने क्यों मेरे हाथ पर छोड़ गए थे। मेरा ख्याल है उनको याद ही नहीं रहा होगा। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था और मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैंने कमरे में इधर उधर निगाह दौड़ाई, लेकिन मेरे मसले का कोई हल वहां मौजूद नहीं था। सामने की दीवार के साथ एक पुराना ट्रंक पड़ा था। मैंने आगे बढ़कर उसे खोलना चाहा, मगर ना मेरे हाथ काम करते थे ना पाँव। बड़ी मुश्किलों से मैं अकबी हिस्से में बंधे हाथ उस तक ले गया, इस हाल में कि मेरा मुंह दूसरी तरफ था और मैं झुककर ट्रंक का ढकना खोल रहा था। उसमें ताला तो कोई नहीं था। बिलाखिर मैं उसको खोलने में कामयाब हो गया। उसमें मुख्तलिफ किस्म के औजार पड़े थे, जैसे किसी लोहार तरखान के पास होते हैं। उन औजारों को मैंने लेट कर फर्श पर उलट दिया। उनमें एक आरी भी मौजूद थी। उसे मैंने लेट कर दोनों पाँव से उठा लिया। मेरा ख्याल है किसी आदमी के जब हाथ कट जाते हैं तो उसकी सारी कुव्वत पाँव में मुंतकिल हो जाती है। उस आरी को मैंने दोनों पाँव के अंदर समेटकर इस तरह सीधा किया कि उसका एक सिरा दीवार में जा लगा और उसके दंदाने अब मेरे काम आ सकते थे। मगर अब उसमें हरकत तो जब ही पैदा हो सकती थी जब मैं रस्सी उन दंदानों पर रखकर उसे आगे पीछे रगड़ता। ऐसी बेबसी के दिन भी मेरे मुकद्दर में थे। बिलाखिर उस आरी को रस्सी पर रखकर जब मैं अपनी कोशिश में नाकाम हुआ, तब मुझे याद आया कि ये काम मैं अपने दांतों से भी ले सकता हूँ। मैंने नीचे झुककर उस आरी का दस्ता मुंह में ले लिया। अब काम ज्यादा आसान हो गया था। रस्सी बिलाखिर कट गई तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे पाँव आजाद हुए तो अब मुझे हरकत करने में आसानी हो गई, मगर कमर से बंधी रस्सी तक पहुंचना अब भी नामुमकिन था। दोनों बाजू उन्होंने इस तरह जकड़ दिए थे कि उस रस्सी को काट लेना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने हिम्मत न हारी। मैं आरी को अब की बार दोनों पाँव में फंसाकर कमर तक ले गया, यूं कि उसके दंदाने रस्सी को काट सकते थे। ये तजुर्बा ज्यादा आसान रहा। मैं पाँव को बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, जिससे वो रस्सी कट गई। कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि अपने दोनों हाथ आजाद देखकर मुझे किस कदर खुशी हुई थी। उस वक्त तक 2 बज चुके थे और अभी मुझे उस कमरे से निकलने के लिए पता नहीं कितनी तकदो की जरूरत थी। मैंने फर्श पर बिखरे औजार फिर से ट्रंक में डाले और सामने की अलमारी को पीछे हटाकर खिड़की के पास जा पहुंचा। उस खिड़की से मैं बड़ी आसानी से बाहर कूद सकता था। उसके दोनों तख्ते मैंने खोल दिए। सामने यही कोई 8 फुट नीचे एक छत थी, जिससे जरा आगे सीढ़ी बनी थी। पता नहीं वो किन लोगों का मकान था। वो कोई बहुत ही गरीब लोग थे और महज इसलिए वहां रह रहे थे कि उनके बाप दादा ने उनके लिए मकान बनाकर छोड़ दिया था। इर्द गिर्द का नक्शा जहन में जमाए हुए मैंने खिड़की के नीचे छलांग लगा दी।
बड़ा जोर का धमाका हुआ। मैं समझा कि मेरा कोई गिट्टा गोडा ही टूट गया है, लेकिन नहीं, मैं तो बहरहाल बच ही गया था। हाँ, मकान के अंदर तूफान आ गया। घर की कोई बुढ़िया दुहाई देती हुई सहन में निकल आई, वे छोरे, ओ तेरा बेड़ा गर्क, देख तो क्या मुसीबत ऊपर से आई है, अपना तो कोठा ही ढह गया। मैं पलटकर दूसरी छत पर जा चढ़ा। उस मकान की सीढ़ी मेरे सामने ही थी। बुढ़िया शायद धप धप करती छत पर आ रही थी कि मैं उसके हमसाए की सीढ़ी में जा दुबका। उसके कुछ कदम दूसरी मंजिल पर पहुंचे ही थे, मगर मैं वहां से नीचे खिसक आया। उनकी सीढ़ी सामने बने गुसलखाने के करीब खुलती थी। खुदा जाने वो किन लोगों का मकान था। मैं पाँव की चाप को दबाता हुआ मकान के सहन में निकला और दरवाजा खोलकर गली में जा पहुंचा। मैं सीधा निकलता चला गया। अब मैं लाल कुर्ती के बड़े बाजार तक जा पहुंचा था और वो छोटा सा होटल ज्यादा दूर नहीं था जिसकी अकबी गली में मैं इरफान से मिला था। मगर मैं उस गली में जाने के बजाय बेगम तसव्वुर अली की कोठी की तरफ चल दिया। उस औरत का दम मेरे लिए उस घड़ी गनीमत था। मैं तो सच्ची बात यह कि इरफान के घर से कक होकर निकला था। कुछ भी मेरे पास नहीं था, यहाँ तक कि मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं रह गए थे। सब कुछ इन्होंने लपेट कर रख लिया था। हैदर रोड ज्यादा दूर नहीं था। जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त गामजो एक जमादारनी से बरामदों के बाहर फर्श पर झाड़ू दिलवा रहा था। मुझे गेट पर देखकर वो तेजी से मेरी तरफ लपका और मेरे कुछ कहे बगैर ही उसने दरवाजा खोल दिया। मेरी कार सामने ही खड़ी थी, मगर मुसीबत यह थी कि मेरे पास कार की चाबी नहीं थी और ये बड़े स्यापे की बात थी। गामजो, तू एक काम कर, बाजार से किसी ऐसे आदमी को बुला ला जो ताले चाबियां बनाता हो। मेरी कार की सारी चाबियां गुम हो गई हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। जी बहुत बेहतर। एक आदमी उधर चौक में बैठता है, मेरा यार है, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। हाँ यार, तेरी मेहरबानी हो गई है मुझ पे। बेगम साहब अंदर है? जी हाँ, मेरा ख्याल है वो सो गई हैं। बिटिया कॉलेज से वापस आ चुकी हैं। बस ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर मैं दाएं हाथ इमारत के बरामदे के करीब जा ठहरा। मैं बेगम तसव्वुर अली को जगाना मुनासिब नहीं समझता था। जमादारनी फर्श पर झाड़ू देती रही और मैं खड़ा सोचता रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। भूख ने अलग कलेजा खुरचना शुरू कर दिया था। मैं वहां खड़ा ही था कि गामजो वापस आ गया। उसका दोस्त वाकई ज्यादा फासले पर नहीं रहता था। जब ही वो एक थैला लेकर उसके पीछे पीछे गेट में दाखिल हो रहा था। गामजो मेरे बहुत काम आया था, वरना उन तिलंगों ने तो मुझे पूरी तरह निहत्था कर दिया था। ले साहब जी, बंदा मैं ले आया हूँ, अब आप इसे काम बता दें। वैसे मैंने इसे कह दिया था कि कार की चाबी बनवानी है। चलो यार, इस कार को देखो जरा, इसकी चाबियां मुझसे गुम हो गई हैं। कोई बात नहीं चौधरी साहब, मैं इसीलिए तो सारे औजार लेकर आया हूँ। कार क्या, मैं तो बड़े बड़े सेफ खोल लेता हूँ। किसी की चाबी गुम हो जाए तो वो फौरन मेरे पास आ जाता है। ये गाड़ी तो बिल्कुल नई लगती है बाबूजी, चाबी कैसे गुम हो गई इसकी? बस यार, इसके साथ मेरा ब्रीफकेस भी किसी जगह रह गया। कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ गया। तू जरा जल्दी कर दे भाई। उसने गाड़ी को देखभाल कर बड़ा पक्का मुंह बनाते हुए कहा, साहब जी, इसके 50 रुपए लगेंगे। कितनी चाबियां बना दूं? देख, तू इसके दरवाजे की, फिर इग्निशन की, डैशबोर्ड की और डिक्की की 2-2 चाबियां बना दे। चल, मैं तुझे 100 रुपए दूंगा। अब तो तू खुश है ना? 100 रुपए देंगे आप? कमाल है, फिर तो मजे ही आ गए। बस आप इधर जाकर बैठ जाएं, 10 मिनट में चाबियां आपको मिल जाएंगी। आए सरदार साहब, आप अंदर बैठे ड्राइंग रूम में। मेरा ख्याल है खाना तो आप खा ही चुके होंगे। नहीं यार, खाना मैं अभी नहीं खा सका, फुर्सत ही नहीं मिली। अगर हो सके तो ले आओ। ठीक है, मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ रसोई खाने में रखा ही होगा। कि कहकर उसने ड्राइंग रूम खोलकर मुझे अंदर बैठा दिया। वो खातून खासी खुशहाल दिखाई देती थी। कमरे का सामान इस बात की गवाही देता था। सोफे और कुर्सियां अगरचे पुरानी तर्ज के थे, मगर उनको बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया गया था। बिलखुसूस ईरानी कालीन लहू रंग था और बहुत ही कीमती मालूम होता था। पता नहीं ये शुबा मेरे दिल में कैसे उभरा कि उस औरत ने बैंक में मुझसे जानबूझकर चेक लिखवाया था, वरना ऐसी भी क्या बात थी कि वो उर्दू लिख ही नहीं सकती थी। खा वो कितनी ही बदखत क्यों ना हो, वो किसी के सामने चेक कभी ना रखती। या वो कोई बहुत ही काफिया शनास औरत थी जिसे मालूम हो जाता था कि दूसरों की जेब में क्या है, या कोई और बात थी। मैनेजर ने भी मुझे यही बताया था कि वो उससे भी अक्सर औकात चेक लिखवा लिया करती थी और वो उसे जानता भी था, मगर उसके बारे में उसने कोई शुबा जाहिर नहीं किया था, वरना वो किसी न किसी तरह उसके इस ऐप का जिक्र जरूर कर देता। मगर इस बारे में वो बिल्कुल खामोश रहा था। तो इसका मतलब ये था कि वो उसे कोई बहुत ज्यादा उलझी हुई औरत नहीं समझता था, खुशदिली से उसका जिक्र कर रहा था। उसके ड्राइंग रूम में बैठकर मुझे यह एहसास हो रहा था कि कोई ना कोई बात है जरूर, वरना वो तरह औरत थी। इतनी बड़ी कोठी की मालिक, अपनी गुफ्तगू से भी वो खासी पढ़ी लिखी दिखाई देती थी। मेरा ख्याल है उसकी एक ही बेटी थी, उसके सिवा शायद उसकी कोई औलाद नहीं थी। ऐसी खातून को एक छोटे से काम के लिए किसी सहारे की क्या जरूरत थी? ये बात मेरी समझ में नहीं आई थी। कोई 15 मिनट ही गुजरे थे कि गामजा अंदर आ गया। चाबियां तैयार हो गई हैं साहब जी। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई, मगर वो ठहर जा, वो डैशबोर्ड उसने खोलकर देखा था। साहब जी, अल्लाह माफी दे, आपने तो मुझे इम्तिहान में डाल दिया था। क्या मतलब? खैर तो है? ओजी, उधर उस खाना खराब में आपने इतनी बड़ी रकम डाल रखी है। तोबा तोबा, मेरे तो पसीने छूट गए। बंदा बशर हूँ, ईमान भी बंदे का ऐसा ही है,
जैसे बंदे की चाबी, एकदम गुम हो जाती है वो। कोई बात नहीं गामजो, मुझे तुम पर एतबार है, लाओ वो चाबियां मुझे दे दो। उसने 8 चाबियां मेरे हवाले कर दी। वो सब नई मालूम होती थी, सिर्फ उनके दंदाने किसी किसी जगह घिस देने से वो किसी भी कार में लग सकती थी। रकम आप गिन लें जनाब, बाद में हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हाँ क्यों भाई गामजो? हाँ ये बहुत ज़रूरी है जनाब, हम ठहरे गरीब आदमी। नहीं यार, तुम गरीब कैसे हो गए, इतनी बड़ी कोठी के मालिक हो। मैंने डैशबोर्ड से रकम की तमाम गड्डियां निकालकर गिन ली। नोट पूरे थे। मैंने 100 रुपए गुलाम मोहम्मद को दिए तो वो खुश हो गया और मुझे दुआएं देता हुआ उसी वक्त बाहर चला गया। गामजो बड़ी हसरत से नोटों को देख रहा था। ले यार, तू भी क्या याद करेगा, ले ये 200 रुपए तू रख ले। मगर तू तो खाना लेने गया था। वो तो मैंने मेज पर लगा दिया जी, मैं तो आपको ही बुलाने आया था। तो फिर चल पहले पूजा पाठ कर ले। पर जी ये रुपए मैं कैसे रख लूं? क्यों, इनमें क्या बात है, ये जेब में नहीं आते क्या? आते तो हैं जी, पर वो बेगम साहिबा सुनेंगी तो बहुत नाराज होंगी। छोड़ यार, उनको बताने की क्या जरूरत है, ये तेरे काम आएंगे और बस। चल अब खाना खिला दे मुझे। उसने नोट जेब में डाले और मुझे लेकर डाइनिंग रूम में आ गया। वहां की हर शय से बहुत सलीका से लगता था। बेगम तसव्वुर अली उमूर खानादारी की माहिर मालूम होती थी। क्रॉकरी तो उसने बेमिसाल जमा कर रखी थी। हर शय से एक नफासत टपकती थी। गामजो ने मेरे लिए अंडे तल दिए थे, वो मैंने 2 रोटियों के साथ खा लिए। कुछ दही भी उसने रख दिया था, वो भी मैंने पेट में उतार लिया। वहां से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया। अब मेरा वहां ठहरना किसी भी तरह मुफीद नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी और वो लोग पता नहीं कहां से कहां जा पहुंचे थे जिनका मैं खुरा नाप रहा था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो गामजो हैरान रह गया। ये तो आप कहते थे कि खराब हो गई है, अब तो चली पड़ी है। अच्छा भाई, खुदा हाफिज, मैं जैसे ही मौका मिला फिर आऊंगा। बेगम साहिबा से मेरा सलाम कह देना। ये कहकर मैं गाड़ी को बाहर सड़क पर ले आया। देखना मुझे यह था कि इरफान का घर, जो मुझे उस वक्त बिल्कुल ही खाली नजर आता था, क्या वाकई खाली था। मैंने कार को रुख फिर लाल कुर्ती की तरफ मोड़ दिया। मेरा अंदाजा सही निकला। जब मैं उस मकान तक पहुंचा तो वहां मुझे दरवाजे पर बड़ा सा ताला नजर आया। वो लोग वाकई वहां से जा चुके थे। मैंने उसके साथ वाले मकान पर दस्तक दी तो वही बुढ़िया बाहर निकली। मैं उस वक्त गाड़ी के अंदर जा बैठा था। वो दरवाजे में नहीं रुकी बल्कि गली में उतर आई। क्या बात है, तुमने दरवाजा खटखटाया है? जी हाँ, मैं दरअसल ये मालूम करना चाहता था कि ये इरफान साहब कहाँ चले गए, बाहर ताला लगा हुआ है। हाय वीरा, मैं तो खुद हैरान हूँ। वो सारा सामान ट्रंक पर लाद कर 2 घंटे पहले यहाँ से चला गया। किराएदार था बेचारा। पर कहाँ चले गए? मुझे बहुत जरूरी काम था उससे। कोई पीने शीने की बात होगी वीरा, पर तू उसे भूल ही जा। पता नहीं ऐसे कितने आए और चले गए रोते हुए। अच्छा, ऐसा आदमी था वो? हाँ तो होर की, हम तो गरीब लोग हैं पर किसी का कुछ देना लेना नहीं है। पर उसका दरवाजा लोगों ने तोड़ मारा। पता नहीं क्या धंधा करता है वो। ये तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई बेबे, मरवा दिया तुमने बस। मैंने कार आगे बढ़ा दी और वो अपने दुपट्टे से नाक पोंछती हुई सामने के मकान पर जा पहुंची। मेरा ख्याल है वो उन्हें यही खबर सुनाने गई होगी कि इरफान भाग गया है। मैंने कार अकबी बाजार से गुजारकर किले की तरफ फेर दी। वहां से रास्ता जहलुम रोड को निकलता था। यहाँ से मैं सीधा जलसे का रुख कर सकता था, मगर वहां जाने से पहले मैं सदर जा पहुंचा और अपना हुलिया तब्दील करने के लिए मैंने उम्दा किस्म की रेडीमेड शेरवानी और कई जोड़े खरीद लिए। उन्हें वहीं पहनकर मैं चल दिया। देर बहुत हो गई थी, दोपहर के 3:30 बज चुके थे। मुझे फौरन ही चक्खुराना पहुंच जाना चाहिए था। पता नहीं वहां हालात क्या से क्या हो जाए। गाड़ी में मैंने रवात पहुंचकर पेट्रोल डलवाया और फिर मैं सीधा कहूटा जा पहुंचा, मगर वो मेरी मंजिल नहीं थी। पूछने पर मालूम हुआ कि चक्खुराना वहां से कोई 6 मील दूर है। लोग उस गांव की तरफ बड़ी तादाद में जा रहे थे। सबको मालूम था कि वहां आज जलसा हो रहा है। मैं भी उसी राह पर हो लिया। वो गांव एक बड़े से टीले के अकब में आबाद था। दूर से ही मुझे जलसे के इंतजाम दिखाई देने लगे। शामियाने लग चुके थे और उनके अंदर कुर्सियां बिछा दी गई थी। जब मैं वहां पहुंचा तो उस वक्त 6:30 बज चुके थे। जलसा 5 बजे शुरू होना था। प्रोग्राम यही था। मैंने गाड़ी को जलसागाह से काफी दूर खड़ी करके मुकफ्फल कर दिया। अफसोस मुझे यह था कि उस वक्त मेरे पास हथियार कोई भी नहीं था। मेरे दोनों पिस्तौल उन लोगों ने हथियार लिए थे। यहाँ तक कि मेरे पास एक खंजर तक नहीं था और ये बड़े खसारे की बात थी। जैसे ही मैं शामियानों के अंदर पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि जलीस और वकास वहां मौजूद नहीं है। कुछ और लोग थे जो लाउड स्पीकर के तार दुरुस्त कर रहे थे। रेडियो के कुछ लोग अपने अपने साजो सामान लगा रहे थे। वो जलसे की कार्रवाई रिकॉर्ड करना चाहते थे। डाइस पर बड़ी सी मेज के पीछे 3 कुर्सियां लगाई गई थी। उनमें एक शानशीन थी, दूसरी दोनों कमतर नजर आती थी। लोग जलसागाह में जमा होना शुरू हो गए थे। उनके बैठने के लिए फर्श पर दरियां बिछा दी गई थी। हैरत यह थी कि ना वहां जलीस नजर आ रहा था ना वकास। मुर्शिद और इरफान का भी वहां कोई नामो निशान ना था। इसका मतलब क्या था आखिर? उन्हें तो यहाँ मौजूद होना चाहिए था। मुझ पर उन लोगों ने बिला वजह तो कमंद नहीं फेंकी थी। उन्होंने यूं ही तो मुझे बांधकर नहीं डाल दिया था। कोई ना कोई बात तो जरूर थी, वरना वो इतने परेशान ना होते, मुझ पर यूं पिस्तौल ना तान लेते।
میں بلا وجہ تو اتنا خوار نہیں ہوا تھا. پورا دن میں نے ان پر ضائع کر دیا تھا. کوئی وجہ تو ہوگی. جلسہ گاہ میں پولیس بھی موجود تھی. ایک سے ایک قداور سپاہی وہاں آیا ہوا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کون کون مجھے جانتا ہے. ایک آدمی لوگوں کو قطار میں بیٹھنے کے لیے اشارہ کر رہا تھا کہ میں اس کے قریب جا پہنچا. وہ جلسے کے منتظمین میں سے تھا اور سپاہیوں سے اس کی بن نہیں رہی تھی. بھائی صاحب، میں نے اسے مخاطب کیا. جی فرمائیے. اس جلسے میں کون کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ جی اپنے بڑے صاحب ہیں، پھر صدر پارٹی بھی ہیں، اور بھی کئی لوگ آ رہے ہیں. ریاض قدیر کی تقریر ہوگی. بڑا جشن میلہ لگا رہے گا اپنے چک خرانہ میں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. کیا بڑے صاحب آ چکے ہیں؟ جی ہاں، وہ سیدھے ریاض قدیر صاحب کی حویلی چلے گئے تھے. لوگوں کی شکایتیں سن رہے ہیں. جلسہ 5 بجے شروع ہوگا. جی ہاں، وقت تو یہی ہے. ابھی تو 4:30 بج رہے ہیں، پر ہو سکتا ہے دیر ہو جائے. دربار ختم کر کے ہی وہ یہاں آئیں گے. آپ تشریف رکھیں. میرا خیال ہے کارروائی 5 بجے شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں ذرا قدیر صاحب سے مل لوں. کچھ کام ہے مجھے ان سے. ریاض قدیر کی حویلی دور سے ہی پہچانی جاتی تھی. میں کسی سے پوچھے بغیر وہاں جا پہنچا. دروازے کے اندر باہر سپاہی موجود تھے اور وہ ہر ایک پر کڑی نظر رکھتے تھے. ایک انسپیکٹر نے مجھے ذرا دیر کے لیے دروازے پر روکا. آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ راجہ قدیر صاحب سے بات کروں گا میں. میرا نام سردار کریم نواز ہے. ٹھیک ہے، وہ سامنے کے کمرے میں بیٹھے ہیں. اس نے راستہ چھوڑ دیا. میں خود کو سنبھال کر صحن میں داخل ہوا. وہ لوگ حویلی کے بڑے ہال جیسے کمرے میں بیٹھے تھے. میں بے دھڑک اندر جا گھسا. کوئی 40-50 آدمی وہاں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے بڑے صاحب تشریف فرما تھے. راجہ ریاض قدیر ان کے بائیں ہاتھ تھا اور رئیس اعلیٰ دائیں ہاتھ. میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا میری نظریں بڑے صاحب پر جا پڑی. وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے. وہ فوراً ہی مجھے پہچان گئے. ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور معدوم ہو گئی. کمرے میں ادھر ادھر کئی سپاہی کھڑے تھے اور ہر حرکت پر وہ نگاہ رکھ رہے تھے. میں نے ان سے اپنی نظریں چرائیں اور کرسیوں کی اگلی قطار تک جا پہنچا. وہاں بائیں ہاتھ 2 کرسیاں خالی تھیں. ایک پر میں بیٹھ گیا. اس وقت رئیس اعلیٰ صاحب ایک آدمی سے مخاطب تھے. اس نے کوئی درخواست ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی اور رئیس اعلیٰ اپنے سیکرٹری کو کچھ سمجھا رہے تھے. جب میں بیٹھ چکا تو بڑے صاحب نے پھر مجھے بڑے غور سے دیکھا. یوں لگتا تھا جیسے وہ پوچھ رہے ہوں کہ میاں تم ادھر کیسے آ گئے. ان کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا. پھر انہوں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ انہوں نے اپنے قریب کھڑے ایک انسپیکٹر کو پاس بلایا. وہ فوراً ہی مؤدب ہو کر ان کی بات سننے لگا. چند لمحوں تک مجھ سے کچھ کہتے رہے اور پھر رئیس اعلیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے. ابھی کوئی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ انسپیکٹر گھوم کر میری طرف لپکا اور اگلی قطار تک آن پہنچا. دربار کی کارروائی جاری تھی. ایک اور آدمی اپنی درخواست لے کر اب ان لوگوں کے سامنے جا ٹھہرا تھا. انسپیکٹر میری طرف جھک کر بولا, آپ سردار کریم نواز ہیں نا؟ جی ہاں, یہی نام ہے میرا. آپ ذرا دیر کے لیے دوسرے کمرے میں آ جائیں, بڑے صاحب جی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, آئے میرے ساتھ. میں نے فوراً کرسی چھوڑی اور انسپیکٹر کے پیچھے چلنے لگا. اس نے پہلو کے کمرے میں پہنچ کر مجھے بڑے ہی احترام سے صوفے پر بٹھا دیا. آپ تشریف رکھیں, بڑے صاحب ابھی آپ سے بات کریں گے. یہ کہہ کر وہ دروازے سے باہر چلا گیا. تھوڑی دیر بعد اس کمرے کا اندرونی دروازہ کھولا تو باہر کے دروازے پر کھڑا انسپیکٹر ایک دم مؤدب ہو کر اندر آ گیا. دوسری طرف سے بڑے صاحب داخل ہو رہے تھے. میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا. بڑے صاحب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے میری طرف بڑھے اور مسکراتے ہوئے بولے, کیا حال ہے سردار صاحب, آپ ٹھیک تو ہیں؟ انسپیکٹر, یہ دروازہ بند کر دو اور دھیان رکھو کوئی آدمی اندر نہ آئے. جی بہت بہتر جناب, ایسا ہی ہوگا. اس نے دروازہ فوراً ہی بند کر دیا. اب ہم کمرے میں تنہا ہو گئے تھے. میں آپ کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں جناب کہ آپ نے مجھے یہ عزت دی. میری بات سننے کے لیے آپ یہاں تشریف لے آئے. اللہ آپ کو اور زیادہ عزت دے, آپ نے میرا مان بڑھایا ہے. آپ بیٹھے تو صحیح سردار صاحب, خیر تو ہے, آپ کچھ پریشان دکھائی دیتے ہیں. وہ میرے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے. ان کی چھٹی حس کچھ زیادہ ہی بیدار تھی. وہ میرے چہرے پر لکھے پیغام کو شاید پہلے ہی پڑھ چکے تھے. سرگوشی میں بولے, آخر ایسی کیا بات ہے, میرا خیال ہے آپ کو اچھی خبر نہیں لائے. میں ان کے قریب ہو گیا تاکہ ان کے کان میں کہہ سکوں, میری اطلاع یہ ہے جناب کہ آپ کے دشمن اس جلسے میں آپ پر کاری وار کریں گے اور میں آپ کو خبردار کرنے آیا ہوں, آپ براہ کرم اس جلسے میں شریک نہ ہوں. اچھا, مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ یہ لمبی بات ہے, پہلے آپ اپنے تحفظ کا انتظام کریں. پر وہ لوگ ہیں کون, مجھے تفصیل سے بتائیں. میں ابھی ان کی قید سے نکل کر آیا ہوں. ان میں سے ایک کا نام عرفان ہے اور دوسرے کا مرشد, تیسرا وقاص ہے اور چوتھا جلیس. میرا خیال ہے وہ اس جلسے میں شریک ہوں گے, البتہ وہ ابھی تک مجھے کہیں نظر نہیں آئے. میری اطلاع یہی ہے کہ سارا کام وہی کر رہے ہیں. پر وہ ہیں کون؟ بالکل گمنام لوگ ہیں, لیکن کسی نے سارا کام انہی کے سپرد کر رکھا ہے اور اصل آدمی کا نام مجھے معلوم نہیں ہو سکا. لیکن میں یہ جلسہ چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ لوگ میری تقریر سننے کے لیے دور دور سے یہاں آئے ہیں. آپ یوں کریں, کسی نہ کسی طرح خود کو اس جلسے سے الگ کر لیں, رئیس اعلیٰ تقریر کر لیں گے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ان لوگوں کو پہچانتے ہیں, مگر وہ جلسے میں موجود نہیں ہیں. جی ہاں, وہ کہیں بھی نہیں ہے. بہت بہتر, آپ بے فکر رہیں,
آپ مجھ سے دوسری ملاقات رات 8 بجے کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اسی وقت اٹھ گئے، مگر ان کے چہرے سے کسی قسم کا تردد نمایاں نہیں ہو رہا تھا۔ آپ جلسہ گاہ میں چلیں، میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی جگہ نظر آئیں تو پولیس کو بتا دیں۔ یہ کہہ کر وہ عقبی دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل گئے اور میں سامنے کا دروازہ کھول کر صحن میں جا پہنچا۔ انسپیکٹر ابھی تک وہاں کھڑا تھا، مگر ذرا ہٹ کر مجھے باہر جاتے دیکھ کر وہ تیزی سے کمرے میں گھسا اور میں باہر نکل آیا۔ میں جب دوبارہ جلسہ گاہ میں پہنچا تو اس وقت بھی مجھے ان لوگوں میں سے کوئی آدمی سامنے نظر نہیں آیا، اور یہ بڑی حیرت کی بات تھی۔